हेलो फ्रेंड, नमस्कार। मैं रोशन कुमार आपका स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल क्विजगढ़ में। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो में पढ़ा था भूकंप और ज्वालामुखी के बारे में, वहां पर हम लोगों ने 3 प्लेटों के बारे में पढ़ा था। रूपांतरण गति, अपसारीय गति और अभिसारीय गति। तो वहाँ से हम लोगों ने बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखा था। उसमें हम लोगों ने 3 गतियों को देखा था, जिसमें से सबसे पहला गति था पी गति, उसके बाद एस गति, उसके बाद एल गति। तो ये सब भूकंप के गति थे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे ब्रह्मांड के बारे में। तो ब्रह्मांड का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर, ज्योग्राफी का सबसे महत्वपूर्ण चैप्टर ब्रह्मांड के बारे में, सॉरी। तो यहाँ से हम लोग देखेंगे महत्वपूर्ण बिंदु। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे क्या, तो सबसे पहले देखेंगे ब्रह्मांड क्या है। उसके बाद देखेंगे बिग बैंग थ्योरम, फिर देखेंगे मिल्की वे, उसके बाद हम लोग देखेंगे स्टार के बारे में, और फिर देखेंगे ब्लैक होल के बारे में। यहाँ से महत्वपूर्ण जो बिंदु होंगे वो हमारे आने वाली परीक्षा एसएससी, यूपीएससी, बीपीएससी, रेलवे, बैंकिंग तथा अन्य जनरल कंपटीशन के लिए बहुत ही अहम रोल निभा सकती है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि इस वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखिए, क्योंकि सारा खेल अंत तक में होता है। आप थोड़ा सा देखकर अगर छोड़ दोगे तो भाई थोड़ा सा देखने में कुछ नहीं होता, अगर पूरा देख लो तो बहुत कुछ होता है। जैसे महाभारत का एक कहानी है, तो कहानी भाई मैं बाद में कभी सुना दूंगा। अभी हम लोग ब्रह्मांड चैप्टर पढ़ते हैं। तो आइए सबसे पहले देखते हैं ब्रह्मांड चैप्टर के ब्रह्मांड है क्या। तो गैलेक्सियों के समूह को ब्रह्मांड कहते हैं। जो गैलेक्सी होता है उसके समूह को हम ब्रह्मांड कहते हैं। मान लो ब्रह्मांड है, इसमें छोटे छोटे एक गैलेक्सी हैं, तो इनके जो समूह है इनको हम ब्रह्मांड कहते हैं। ब्रह्मांड कहते हैं क्या, तो गैलेक्सियों के समूह को। इस ब्रह्मांड में एक थ्योरम भी दिया था जो जॉर्ज लेमेंत्रे साहब ने दिया था। वो थ्योरम 1894 से 96 के बीच में दिया था। उस थ्योरम को हम लोग बोलते हैं महाविस्फोटक सिद्धांत, यानी कि बिग बैंग थ्योरम। ठीक है। तो इसी थ्योरम के बाद फिर क्या हुआ, 1967 में रोवर वैगनर साहब ने इस सिद्धांत को थोड़ा और प्रसारित किया और लोगों को बताया। ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, आगे देखते हैं। इस हमारे ब्रह्मांड में असंख्य गैलेक्सियां हैं, लगभग 1000 अरब। हमारे ब्रह्मांड में लगभग 1000 अरब क्या है, गैलेक्सियां। इन्हीं गैलेक्सियों के ग्रुप को हम ब्रह्मांड कहते हैं, जैसा कि मैंने पीछे बताया। अब देखते हैं एक गैलेक्सी में, ये जो 1000 अरब गैलेक्सी है भाई, इनमें जो एक गैलेक्सी है उनमें 10 करोड़ से अधिक तारे मौजूद है। जैसे कि मान लो कि ये हो गए गैलेक्सी, ये मैं ब्रह्मांड ने गैलेक्सी बनाया, ठीक है, क्योंकि ये 1000 अरब जो गैलेक्सी हैं उनमें से मैं एक गैलेक्सी को बनाया। इसमें जो है ना वो 10 करोड़ तारे हैं भाई, 10 करोड़ से अधिक तारे हैं। सोचो हमारा ब्रह्मांड कितना बड़ा है। तो क्या है, एक गैलेक्सी में 10 करोड़ तारा है और एक ब्रह्मांड में 1000 अरब से भी ज़्यादा गैलेक्सी हैं। इस बात को भूलना मत भाई, ध्यान में रखना, कन्फ्यूजन मत हो जाना, क्योंकि 10 करोड़ से अधिक मौजूद तारे हैं और 1000 अरब से अधिक गैलेक्सी हैं। तो आगे भाई देखेंगे, लगभग 1000 अरब गैलेक्सी में जो हम लोग पढ़ते हैं वह आकाश गंगा, दुग्ध मेला, मिल्की वे, ये तीनों भाई एक ही नाम है। आकाश गंगा जो गैलेक्सी हमारा है, हमारे ब्रह्मांड का है, वो है आकाश गंगा। ये हमारा गैलेक्सी है धरती वासियों का। तो हमारे सौर मंडल का हिस्सा वह मिल्की वे ही है। ठीक है। हमारा जो सौर मंडल है उसका जो हिस्सा है वो मिल्की वे गैलेक्सी है, वो हमारे सौर मंडल का हिस्सा है। आगे देखेंगे भाई, ये जो गैलेक्सी होते हैं ना, इनका आकार कई तरह का होता है। जो ये गैलेक्सी होते हैं इनका आकार कई तरह का होता है। कोई गोल भी होता है, कोई लंबा भी होता है, कोई सर्पिला भी होता है। ठीक है। तो इन सब गैलेक्सियों में जो हमारा आकाश गंगा है वो थोड़ा लंबा और सर्पिला है, यानी कि इस तरह से है। हमारा जो आकाश गंगा है ना वो इस तरह से, मिल्की वे, जो हमारा जो आकाश गंगा है मिल्की वे है, वही शॉर्ट फॉर्म डाल दिया मिल्की वे, वो थोड़ा सर्पिला तरह से है। ठीक है। हमारा आकाश गंगा कैसा, सर्पिला तरह से। अब हम बात करेंगे क्या चीज़ पे, अब हम बात करेंगे स्टार पे। भाई ये स्टार है क्या, तो उससे पहले मैं आपको एक चीज़ समझाना चाहता हूँ। स्टार से पहले एक
फिगर बनाकर समझाना चाहता हूँ कि ये ब्रह्मांड है, गैलेक्सी है, इसके अंदर तारे हैं। तो भाई तारा से पहले इनको जान लेते हैं कि ये है क्या, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो बड़ा सा जो आपको दिखाई दे रहा है ना, ये है ब्रह्मांड, ठीक है। ये ब्रह्मांड है और इसके अंदर ये जो लाइन है ना, ये भाई है अनेक गैलेक्सी, ठीक है। ये ब्रह्मांड है, इसके अंदर ग्रुप ऑफ गैलेक्सी इसको बोलेंगे, इसको ग्रुप ऑफ गैलेक्सी बोल दो। और इसके अंदर जो है वो हमारा गैलेक्सी है। सोचो कितना विस्तृत रूप से हुआ है, ठीक है, सिस्टमेटिक ढंग से, एकदम सर्कुलर वाइज। तो सबसे पहले वो है ब्रह्मांड है, उसके बाद अनेक गैलेक्सी है, ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, उसके बाद फिर भाई हमारा गैलेक्सी है, दुग्ध मेला, मिल्की वे। और उसके बाद अंदर में जो है वो स्टार है, ये तारा है जो कि सूर्य है, ठीक है। और इस सूर्य के चारों ओर जो चक्कर लगाते हैं वह ग्रह है, पृथ्वी है, और इसी पृथ्वी के हम वासी हैं। इस सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाता है कौन? ग्रह लगाते हैं, पृथ्वी लगाते हैं, और इसी पृथ्वी के वासी कौन है? हम हैं। तो भाई देखो ये कितना लंबा प्रोसेस एकदम सिस्टमेटिक ढंग से बनाया है, ठीक है। सबसे पहले क्या है? सबसे पहले भाई ब्रह्मांड है, उसके बाद क्या? उसके बाद ग्रुप ऑफ गैलेक्सी है, यानी अन्य गैलेक्सी हैं। फिर उसके अंदर जाओगे तो भाई हमारा गैलेक्सी है, दुग्ध मेला गैलेक्सी जो है वो हमारा गैलेक्सी है। फिर उसके अंदर जाओगे तो भाई स्टार है यानी सूर्य है। अब सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले ग्रह हैं, उसमें उसी ग्रह में एक पृथ्वी है, और जिस पृथ्वी के हम निवासी हैं। तो इतना तक तो भाई आप लोग समझ गए होंगे। भाई ज़बरदस्त भाई, बहुत बढ़िया। अब हम लोग पढ़ेंगे स्टार के बारे में। भाई ये स्टार होता क्या है? भाई किसका नाम है स्टार यार? तारा कौन है? यहाँ सुपर स्टार है। तो यहाँ पर भाई देखेंगे स्टार, हम लोग सुपर स्टार नहीं, स्टार के बारे में, जो कि तारा है, चमकता है। तो भाई यहाँ से हम लोग देखेंगे जो हमें दिखाई देता है उसको हम लोग यहाँ पढ़ेंगे, ठीक है। तो तारा किसे कहते हैं? तो विभिन्न प्रकार के गैस और धुलकनों से मिलकर के निर्माण होता है ये स्टार। ये जो स्टार है वो विभिन्न प्रकार के गैस और धुलकन से मिलकर के निर्माण होता है। हमारा जो तारा होता है उसमें विभिन्न प्रकार के गैस होते हैं और धुलकन होते हैं, ठीक है। तारों का जो प्रकाश का जो स्रोत होता है वो नाभिकीय संलयन होता है। इसको भाई हमेशा एग्जाम में पूछता है कि तारों के प्रकाश का स्रोत क्या होता है। तो भाई तारों का प्रकाश का जो स्रोत होता है वो होता है नाभिकीय संलयन, ठीक है। तारों में मुख्य रूप से दो गैस होते हैं। भाई तारों में जो स्टार है ना, ये स्टार है, इसमें दो गैस होते हैं, एक हाइड्रोजन होता है, एक हीलियम होता है। और मैं आपको बता दूं कि मैंने आपको पीछे ही बताया था कि सूर्य भी जो है वो एक स्टार है, ठीक है, स्टार है। तो उसके अंदर भी कौन कौन से गैस होंगे? हाइड्रोजन और हीलियम। भाई किसी चीज़ को ना कनेक्ट करके देखो, एक दूसरे से जोड़ करके देखो, वो ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो हाइड्रोजन और हीलियम है वो सूर्य में भी पाया जाता है, ठीक है, और मतलब हर एक स्टार में पाया जाता है। स्टार के मुख्य दो गैस होते हैं, हाइड्रोजन और हीलियम। अब इसके आगे की कहानी देखते हैं भाई क्या क्या कहता है। तो आगे देखते हैं कि तारों में हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है। भाई हाइड्रोजन की मात्रा अधिक होती है और हीलियम की मात्रा कम होती है। इसके ऊपर भी बहुत बड़ी कहानी है भाई, ये क्यों होता है? अगर तारों में से हाइड्रोजन निकाल दिया जाए तो तारा मृत हो जाता है भाई। उसी मृत तारा को हम लोग क्या बोलते हैं? लाल रेड जाइंट बोलते हैं, लाल दानव कहते हैं। लाल दानव के बाद हम लोग पढ़ेंगे सुपरनोवा, पढ़ेंगे सुपरनोवा के बाद ब्लैक होल पढ़ेंगे। तो भाई अभी बहुत सारी मिस्ट्री इसमें बाकी है, ठीक है। तो आगे देखते हैं इसमें क्या क्या है। तो एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक हाइड्रोजन जो दूसरे हाइड्रोजन से मिल करके हीलियम का निर्माण करता है और ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। एक हाइड्रोजन जो है वो हीलियम से मिल करके, एक हाइड्रोजन दूसरे हाइड्रोजन से मिल करके हीलियम का निर्माण करता है, ठीक है, हीलियम का निर्माण करता है, और जो कि ऊर्जा मुक्त करता है, ठीक है। ऊर्जा मुक्त का मतलब ये भाई मत छोड़ देना कि ऊर्जा मुक्त का मतलब हो जाता है जैसे कि मान लो स्टार है, उसके अंदर हीलियम है और हाइड्रोजन है, ठीक है। तो हाइड्रोजन जैसे जैसे ख़त्म होता है, हीलियम वैसे वैसे बढ़ते रहता है। तो जिस दिन एक स्टार में पूरा हाइड्रोजन ख़त्म होकर हीलियम भर जाता है तो उस दिन वो हाइड्रोजन जो है वो मृत हो जाता है, उस दिन वो स्टार जो है वो मृत हो जाता है, वो मरने के कगार पे हो जाता है, ठीक है। तो आगे इसमें पढ़ेंगे, आगे और भी बहुत सारी बातें हैं, ठीक है।
अब आगे क्या है, जब संपूर्ण हाइड्रोजन हाइड्रोजन हीलियम कर लीजिएगा भाई, पी लिया हो गया, सॉरी भाई। जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तब इसका ऊर्जा का निर्माणिक क्षमता कम हो जाएगा और तारों का रंग लाल हो जाएगा। भाई यहाँ से देखो, ये होता है कहानी। यहाँ से जैसा कि मैंने पीछे बताया कि लाल हो जाता है भाई, हीलियम बनता है, तो ठीक है। तो भाई इसको हम लोग कैसे समझेंगे, तो यहाँ पे देखेंगे, जब संपूर्ण हाइड्रोजन हीलियम में बदल जाएगा तो इसका ऊर्जा जो निर्माणिक क्षमता होता है वो कम हो जाएगा और इस तारे का कलर कैसा हो जाएगा, लाल हो जाएगा, ठीक है। और यह जो है रंग जो है, जो तारा का रंग है वो ताप को सूचित करता है, यानी ऊर्जा को सूचित करता है। भाई इसको नोट कर लेना। भाई नोट करने के लिए तो मैं बोलूँगा यार वीडियो को देखो, इसको लिखो, लिखने के बाद फिर से एक बार वीडियो को देख लो, जिससे कि आपका पीटी मेंस दोनों का जो है वो प्रिपरेशन अच्छे से हो, साथ साथ हो, और आप अपने आप में एक एक काबिल इंसान बने, ठीक है। वैसे तो आप लोग सभी लोग काबिल हो यार, हीरो हो, ज़बरदस्त हो। तो आगे देखते हैं। हाँ, तो जो तारे हैं, तारों का रंग जो है वो ताप का सूचित करता है। जो तारों का रंग होता है ना, वो ताप को सूचित करता है, ठीक है। जब तारा ब्लू रंग का होता है तब वो सबसे ज़्यादा ताप दे रहा होगा। ताप कर, यहाँ पे ताप कर लीजिए भाई। जब तारा ब्लू रंग का हो रहा होगा तो उसमें हाइड्रोजन की मात्रा भरी हुई होगी, ठीक है, हीलियम की मात्रा बहुत कम हो गई, तब वो ताप बहुत ज़्यादा दे रहा होगा। और जब लाल रंग का हो जाता है तब हीलियम इसमें भर जाती है और हाइड्रोजन निकल जाता है, तब ये मृत्यु के कगार पर हो जाता है, ठीक है। तब इसका ताप जो होता है बहुत कम होता है, इसकी प्रकाश की जो क्षमता होती है, प्रकाशीय क्षमता, वो बहुत कम हो जाती है। अब आगे देखते हैं भाई, लाल दानव। भाई रामायण का दानव नहीं है भाई, इसी पीछे कहानी है। बोलेगा सर मास्टर पागल हो गया यार, ये दानव पढ़ाने लगा यार। तो भाई लाल दानव में दानव को नहीं पढ़ा रहा हूँ, यहाँ पे मैं पढ़ा रहा हूँ। तो देखते हैं इसकी कहानी को। ऐसी थोड़ा मिस्ट्री होना चाहिए यार। जब तारा लाल हो जाता है यानी हीलियम की क्षमता बढ़ जाती है, ठीक है, तब प्रकाश देना बंद कर देता है और इस घटना को हम लाल दानव कहते हैं। भाई गजब, क्या क्या होता है भाई, फिर से इस बार समझ लेते हैं। लाल दानव क्या क्या कहते हैं। जब तारा लाल हो जाता है, ठीक है, उसमें से हाइड्रोजन, मान लो ये स्टार है, इसमें से जो है हाइड्रोजन बाहर और हीलियम अंदर, तब भैया ये जो हाइड्रोजन है, इसकी क्षमता, इसका जो कलर हो जाता है वो लाल हो जाता है। ये जो होता है वो प्रकाश नहीं दे पाता, इसकी ऊर्जा खत्म हो जाती है और ये मरने के कगार पर हो जाता है, ठीक है। ये जब मरने के कगार पे हो जाता है तो इसके अंदर एक विस्फोट होता है, सुपरनोवा। बोलेगा भाई मास्टर सही में पागल हो गया, कभी पढ़ा रहा है दानव, कभी पढ़ा रहा है सुपरमैन, ये सही में पागल हो गया। भाई मास्टर पागल नहीं हुआ। अभी हम लोगों ने क्या पढ़ा, तो अभी हम लोगों ने पढ़ा लाल दानव। लाल दानव में क्या होता है, जब तारा लाल हो जाता है यानी कि उसमें हीलियम भर जाता है, हाइड्रोजन बाहर निकल जाता है, तो इसकी प्रकाश देने की क्षमता बहुत कम हो जाती है। इस घटना को हम लाल दानव कहते हैं, ठीक है। अब इस घटना को हमने फिर से एक बार रिकॉल कर लिया। आप सुपरनोवा देखते हैं। सुपरनोवा है क्या, तो जब तारों में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है, ठीक है, तब वो मृत्यु की स्थिति में हो जाता है। भाई इस धरती का एक कटु सत्य है, इस ब्रह्मांड का एक कटु सत्य है, जो जन्म लिया है उसको मरना है, ठीक है। तो इसी प्रकार से हर वस्तु का एक न एक दिन विलय होना है, विनाश होना है। हर एक वस्तु को फिर से मूलभूत होकर के उसको नया मूल में जन्म लेना है। तो यहाँ से लोग देखेंगे, जब तारों में हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी वह मृत्यु की स्थिति में हो जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति में इन तारों में एक विस्फोट होता है, उसे हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं। भाई ये VVI क्वेश्चन है, इसको आप लिख लो, ठीक है। इसको आप ज़रूर लिखो भाई, और अच्छा लगे भाई लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो और वीडियो के अंत तक बने रहो भाई, मेरा यही कहना है। क्योंकि जितना आप बने रहोगे, जितना आपकी उपस्थिति होगी, उतना आपका विकास होगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। हम लोगों ने सुपरनोवा को देखा, सुपरनोवा को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं, ठीक है भाई। सुपरनोवा को एक बार फिर से रिकॉल कर लेते हैं। तो सुपरनोवा क्या है, जब तारों में हीलियम की मात्रा बढ़ जाती है और हाइड्रोजन की मात्रा कम हो जाती है। जब हीलियम की मात्रा बढ़ जाएगी, हाइड्रोजन खत्म, तब वह जो तारा होता है वो मृत्यु स्थिति में हो जाता है। ऐसी परिस्थिति में इन तारों में एक विस्फोट होता है, जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। इसको आप लोग समझ गए। अब आगे देखते हैं।
सुपरनोवा विस्फोट को हम एक और नाम से जानते हैं जिसका नाम है अभिनव तारा। भाई जो जिस तारा में सुपरनोवा विस्फोट होता है उसको हम अभिनव तारा भी कहते हैं। इस नाम को भी याद रखना भाई, कभी भी एग्जाम में पूछ दे तो शायद आप इसको अच्छे ढंग से कलेक्ट कर सको, इसको अनुग्रहण कर सको कि नहीं मैं इसके बारे में जानता हूँ, इसके बारे में लिख सको, इसकी पुष्टि कर सको। तो अब हम लोग भाई पढ़ेंगे ब्लैक होल। फाइनली हम लोग ब्लैक होल के पास आ गए कि भाई इसकी क्या कहानी है ब्लैक होल। भाई लाल दानव पढ़ाया, उसके बाद फिर है सुपरनोवा पढ़ाया, उसके बाद ये ब्लैक होल कहाँ से आ गया भाई। तो भाई ब्लैक होल इसी के बाद आया। इसकी भी एक बहुत अच्छी कहानी है, ठीक है। जब यह तारे बड़े आकार में होते हैं, जब तारा जो बड़ा आकार में होता है और इनमें सुपरनोवा का विस्फोट होता है, ठीक है ठीक है। इसको मैं शुरू से बताता हूँ। देखो, जब ये तारा बड़े आकार में होता है, मान लो कोई तारा वो बड़े आकार में है, ठीक है। इनमें से हाइड्रोजन निकल जाता है, हाइड्रोजन जो है वो बाहर चला जाता है, ठीक है, और हीलियम अंदर चल जाता है। तो इसका जो कलर होता है वो लाल हो जाता है, ठीक है। और जब इसका कलर लाल हो जाता है इसको हम रेड जाइंट बोलते हैं, लाल दानव। और इसमें फिर एक विस्फोट होता है जिसको हम सुपरनोवा विस्फोट कहते हैं, ठीक है। इतना तक समझ में आ गया। अब आगे देखते हैं भाई। जब ये तारे बड़े आकार में होते हैं, इनमें सुपरनोवा का विस्फोट होता है, तब इनके पास एक खाली जगह होता है, ठीक है। इस खाली जगह में ना तो प्रकाश गुजर सकता है और ना कोई अन्य चीज़, तो इसे हम ब्लैक होल कहते हैं। भाई इसको जरूर याद रखना भाई, ब्लैक होल किसे कहते हैं। मान लो एक स्टार है, ठीक है, इनमें एक सुपरनोवा विस्फोट होता है, ठीक है। तो इसमें कोई जगह होता है, वो खाली जगह बच जाता है। इसमें ना तो स्टार जा सकता है, ना प्रकाश जा सकता है, और ना कोई अन्य चीज़ इसमें गुजर सकता है। तो इस होल को हम लोग क्या कहते हैं, ब्लैक होल कहते हैं, ठीक है। अब आगे देखते हैं। और तब जब ये तारे छोटे रूप में होते हैं तो इनमें भी सुपरनोवा का विस्फोट होता है। भाई बड़ा होगा तो उसमें विस्फोट होगा, छोटा होगा तो विस्फोट नहीं होगा, होगा भाई, इसमें भी होगा। इसमें जब ये तारे छोटे रूप में होते हैं, इनमें जब सुपरनोवा का विस्फोट होता है तो इसे हम बोलते हैं न्यूट्रॉन तारा बोलते हैं, ठीक है। इसे पल्सर भी कहा जाता है। इसे पल्सर, भाई गाड़ी नहीं, उसके बारे में तो अभी मुझे कोई जानकारी नहीं। फिर अभी तक फ़िलहाल हम लोग ये ब्रह्मांड चैप्टर से देख लेते हैं। तो जो छोटा तारा होता है इसमें सुपरनोवा का विस्फोट होता है, तब इसे न्यूट्रॉन स्टार कहते हैं, और इसे दूसरा नाम पल्सर भी देते हैं क्योंकि वो बहुत तेज घूमने वाला स्टार है, ठीक है। जब इसमें विस्फोट होता है छोटा तारा में, ठीक है, सुपरनोवा विस्फोट, तब इसका नाम क्या दिया जाता है, न्यूट्रॉन तारा। और इसका एक और नाम दिया जाता है पल्सर, क्योंकि ये बहुत तेज घूमने वाला स्टार होता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं ब्लैक होल से कुछ मुख्य तथ्यों के बारे में। तो जो ब्लैक होल की खोज सबसे पहले 1930 में एस चंद्रशेखर ने किया था। भाई सैल्यूट है इनको मेरा। ये हमारे इंडियन वैज्ञानिक थे, भारतीय वैज्ञानिक थे, जिन्होंने सबसे पहले ब्लैक होल का खोज किया था, वो 1930 में, ठीक है। 1930 में जो है इन्होंने ब्लैक होल का खोज किया था, और इनको जो है लंदन में 1935 में इसको विस्तृत करने के लिए बुलाया गया था। इसके बारे में मतलब प्रसारित करने के लिए बुलाया गया था कि भाई ये है क्या। तो ये 1935 में जो है वो चंद्रशेखर साहब लंदन जाते हैं, और उसके बाद फिर सबसे जो VVI डेट है, ठीक है, इसको आप लोग ज़रूर याद रखना कि 1983 में इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। ब्लैक होल को खोजने के लिए इनको नोबेल पुरस्कार मिलता है। और 1983 से सबसे महत्वपूर्ण एक और बात है भाई, इस बात को आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना कि 1983 में एक और चीज़ क्या हुआ था इंडिया के लिए। भाई क्रिकेट जगत के लिए मैंने क्लू दे दिया है, अब आप लोग इसको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि भाई 1983 में एक और क्या हुआ था। तो क्या हुआ था हम लोग पहले पढ़ लेते हैं ज्योग्राफी के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो 1983 में जो है ना एस चंद्रशेखर साहब को जो है 1983 में नोबेल पुरस्कार मिला था ब्लैक होल के लिए, ठीक है। उसके बाद हम लोग देखेंगे तारामंडल। ये तारामंडल है क्या भाई, तारामंडल। तो तारामंडल है भाई, जैसे कि देखो हम लोगों ने कभी भी देखा होगा कि
एक उत्तरी ध्रुव पर एक ही तरह के तारा ऐसे बने होते हैं जो कि लगता है प्रश्नवाचक चिन्ह, ये 7 होते हैं जिसे हम सप्तऋषि कहते हैं, ठीक है। और एक जो होता है उत्तरी ध्रुव के पोल पर जो तारा होता है उसे ध्रुव तारा कहते हैं। तो इनका जो समूह होता है, इस तारों का जो समूह होता है उसे हम तारामंडल कहते हैं, ठीक है। और ये तारा मंडल जो है हमारे आकाश गंगा में इनकी संख्या जो है 88 है। इसको भाई जरूर याद रखना, ठीक है। क्या कहते हैं एक बार फिर से मैं बता देता हूँ। तो उत्तरी ध्रुव के सामने जो तारा होते हैं एक लाइन, एक सर्कल में एक ही जैसे दिखाई देते हैं, वो हमेशा उधर ही दिखाई देते हैं। अभी भी रात में जब उत्तर साइड में आप लोग देखोगे तो एक इस तरह से बना हुआ तारा आप लोग दिखाई देगा, यहाँ 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 7 स्टार रहते हैं, इसको सप्तऋषि बोलते हैं। और एक उत्तर में ही जो सबसे ज़्यादा चमकता है उसको ध्रुव तारा कहते हैं, ठीक है, उसको ध्रुव तारा कहते हैं। वह ध्रुव तारा इन लोगों की जो समूह है हमारे आकाश गंगा में, यानी हमारे सौरमंडल के आकाश गंगा में, तो इनका जो समूह है वो 88 है। तो इसको भाई ज़रूर याद रखना कि तारा मंडल की संख्या हमारे आकाश गंगा में कितनी है, तो 88 है। तो चलिए भाई, इसी के साथ हम लोग यहाँ पर ब्रह्मांड चैप्टर को समाप्त करते हैं और नेक्स्ट चैप्टर जो है वो कल हम लोग पढ़ेंगे। तो अच्छा लगे तो भाई लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना, कमेंट करना। और 1983 को आप लोग 1983 के बारे में ज़रूर कमेंट करना कि भाई उस दिन क्या डेट था, उस दिन महत्वपूर्ण क्या था भारत के लिए। तो भाई जय हिंद, चलते हैं। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर करना। धन्यवाद।